एक 25 सेकंड का वीडियो था जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। उस वीडियो में कौन थे, ये पुलिस को पता करने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे तो चढ़ जाते हैं। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं, और जिस तरह से वो अपने जुर्म के बारे में बताते हैं, उसको सुनने के बाद बिल्कुल साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसान ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते सिवाय जानवरों के, और जानवर तो कभी ऐसी हरकत करते ही नहीं हैं। इंसानी रूप में वो भेड़िए थे, उन्होंने जो हरकत की थी वाकई अपने आप में बहुत ही शर्मसार कर देने वाली हरकत थी। लेकिन इससे भी बड़ी हरकत ये थी कि वो अपने बचाव के लिए अधिकारियों को 3 करोड़ रुपए की रिश्वत पेश करते हैं। कहते हैं कि साहब हमें छोड़ दीजिए और 3 करोड़ रुपए ले लीजिए। अधिकारी बात तो सुनते हैं और सुनने के बाद मुस्कुरा देते हैं। दरअसल उन लोगों ने जो अपराध किया था वो इतना भयानक अपराध था कि लड़कियों ने जो स्कूल जाया करती थीं, डर की वजह से अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। अपराधी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस इलाके में ऐसे लोगों की दहशत लगातार बनी रहती थी, और लोग अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने, उन्हें स्कूल से लाने, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां अकेला छोड़ना पसंद ही नहीं कर रहे थे। हालांकि वो अपराधियों का अंजाम अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरे अंजाम की ओर वो अग्रसर हैं। लेकिन ऐसी घटना जब लोगों के जहन में ताज़ा होती है तो लोग वाकई डर जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर, और इसी ज़िले का एक गांव लगता है चांदपुर। दरअसल 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी, वो लड़की ट्यूशन पढ़कर 2 जनवरी 2018 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास अपने घर आ रही थी। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था और लगभग 10 मीटर दूर का भी सही से नहीं दिख रहा था। ऐसी कंडीशन में उस लड़की का घर भी बहुत करीब था, और जैसे कि वो अपने घर की ओर जाने वाली थी, अचानक से कई लोग उस पर झपट पड़ते हैं और उसको अपने कब्ज़े में लेकर सीधा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लड़की का एक चप्पल होता है जो गिर जाता है, मोबाइल होता है छूट जाता है, उसका बैग होता है वो भी छूट जाता है, और कुछ ऐसी उसकी निशानियाँ थीं जो छूटती चली जाती हैं और दूर तक फैल जाती हैं। वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है, और इसी के घर वाले जब अपने घर के दहलीज पर उसका इंतज़ार कर रहे थे कि लड़की काफ़ी देर से नहीं आई है, तभी उनकी नज़र पहुंचती है उस बैग पर जो कि उसकी स्कूल का बैग था जिसमें उसकी किताबें रखी हुई थी। वो अपनी बेटी के उस बैग को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उनका मोबाइल भी पड़ा हुआ था, साथ ही और आगे बढ़ते हैं तो उसका चप्पल पड़ा हुआ है, और कई ऐसी ज़रूरत की चीज़ें थीं जो लड़की की पड़ी हुई थीं। तभी घर वालों को ये अंदाज़ा लगाने में ज़रा सा वक्त नहीं लगा। तुरंत ही उन्होंने कंट्रोल रूम 112 को फ़ोन किया, और ये फ़ोन पहुंचता है सीधा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ से बुलंदशहर पुलिस को आदेश होता है कि एक लड़की का अपहरण कर लिया गया है। अपहरण किसने किया है, क्या बात है क्या नहीं, जल्दी से मौके पर जाइए। 112 नंबर की पुलिस और नगर कोतवाली पुलिस दोनों ही मौके पर आते हैं, और वहाँ जाकर जब बातचीत करने लगते हैं तो उन्हें भी सिम्टम्स ऐसे ही नज़र आ रहे थे कि लड़की के साथ कोई बड़ी भयानक वारदात हुई है। तभी परिवार वालों से तहरीर ली जाती है और 10 मिनट के अंदर अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस के लिए एक सवाल था कि आखिरकार इस घटना को किसने अंजाम दिया है। पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल की जो CDR थी और लोकेशन थी उसको निकलवाया, और उस लोकेशन के आधार पर रात में ये पता चल जाता है कि लड़की 2 लड़कों से ज़्यादा बात किया करती थी। अपने कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनको शेयर करती थी, उनके फ़ोटोग्राफ्स खुद भी शेयर करती थी। पुलिस ने कोई भी चांस नहीं लिया और उन दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया। उनसे जब पूछताछ करती है कि इस घटना के दौरान तुम कहाँ थे, तो वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। लेकिन पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछा तब भी वो कोई ऐसी बात नहीं बता पाए, और पुलिस, ग्रामीण, सैकड़ों लोग पूरी रात उस लड़की को ढूंढते रहते हैं। लेकिन 2 जनवरी की पूरी रात वो लड़की नहीं मिलती। 3 जनवरी आती है, फिर लड़की को तलाशा जाता है, फिर भी लड़की नहीं मिलती, और पुलिस इन 2 लड़कों के आधार पर और लड़कों को हिरासत में लेती है, और ये हिरासत में लेने की संख्या अब 10-12 से लेकर 15 हो जाती है। लेकिन 15 लड़के भी इस लड़की के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बता पा रहे थे जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि लड़की इनकी वजह से गायब हुई थी। लड़की को लगभग 48 घंटे बीत जाते हैं, और वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कि कौन उसको लेके गया है, ये अभी पता नहीं कर पा रहे थे। और लगभग 4 दिन के बाद उस लड़की की दादरी का एक इलाका है, उस इलाके का एक गांव लगता है बील अकबरपुर और भोगपुर, वहाँ पर रजवाया है। रजवाहा के अंदर लगभग ये 2 तारीख की घटना है, 2 तारीख को गायब होती, और 4 दिन के बाद यानी कि 6 जनवरी को उस लड़की की इस रजवाहे में लाश मिल जाती है। और उस लड़की की लाश मिलती है, घर वाले पहचान लेते हैं उसके कपड़ों के आधार पर, और उसके बाद ये पता चलता है कि इस लड़की के साथ बहुत ही भयानक
घटना को अंजाम दिया है। लेकिन घटना को अंजाम देने वाले कौन हैं, पुलिस अब इसकी पड़ताल कर रही थी। इस इलाके के एसएसपी मुनिराज जी और नगर कोतवाली के इंस्पेक्टर धनंजय कुमार मिश्र 10-10 घंटे साथ रहकर मिलकर, टीम के साथ मिलकर उन अपराधियों की तलाश करने की हर चंद कोशिश करते हैं, मगर मिलती है तो एक 25 सेकंड की वीडियो मिलती है। उस वीडियो के आधार पर पता चल रहा था कि एक ऑल्टो कार है जिस पर अब्बासी बॉय लिखा हुआ है। बस इसके अलावा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और पुलिस अब तक लगभग 30 लड़कों को हिरासत में ले चुकी थी और 30 लड़कों में से अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि अब्बासी बॉय जो लिखा हुआ था कार पर, इन 30 में से किसी की है या नहीं है। सभी इनकार कर देते हैं कि हमारी ऐसी कोई कार नहीं है और पुलिस वाले अब और पड़ताल में जुट जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी एक एसपी को दी जाती है और एसपी साहब से कहा जाता है, एसएसपी मुनिराज जी कहते हैं कि जितने भी इलाके में सीसीटीवी कैमरे हैं सभी को खंगाल डालो, कहीं भी अब्बासी बॉय लिखी हुई ऑल्टो कार दिखाई देती है तो उसको जल्दी से पकड़ के लेकर आइए। जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरे थे, फिर प्लानिंग की जाती है। एसएसपी कहते हैं मुनिराज कि जो भी आसपास के टोल प्लाजा हैं उन टोल प्लाजा पे जाइए। तो पास में 3 टोल प्लाजा पड़ते हैं। एक अलीगढ़ की जड़ में पड़ता है गभाना, एक दिल्ली रोड पर पड़ता है दादरी के निकट और सिकंदराबाद के निकट, और एक पड़ता है जो मेरठ रोड पर गुलावठी के पास। तीनों ही टोल प्लाजा पर जाते हैं एसपी साहब, लेकिन एसपी साहब को कुछ नहीं मिलता। तभी सब इंस्पेक्टर अनिल सामने आते हैं, कहते हैं कि अगर साहब आप मुझे ज़िम्मेदारी दो तो मैं कुछ अपनी तरफ से कोशिश करता हूं। और जैसे सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर मिले थे आसपास में, चाहे वो कार की एजेंसी हो या कोई और एजेंसी हो, उसी के आधार पर फिर उन्होंने और भी तलाश करनी शुरू की और सीधे पहुँच जाते हैं वो पहले टोल प्लाजा यानी कि सिकंदराबाद के टोल प्लाजा पर जाकर, जो कि दादरी के बीच में पड़ता है सिकंदराबाद के, वहाँ जाकर 1 सप्ताह की वो फुटेज निकलवाते हैं और फुटेज में आने वाली हर एक ऑल्टो कार को देखते हैं और देखते देखते उन्हें एक कार मिलती है जिस पर लिखा हुआ था अब्बासी बॉय। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और वो उसी जो नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि पहली वाली 25 सेकंड की फुटेज में कोई भी नंबर नहीं आ रहा था सिवाय अब्बासी बॉय के, लेकिन जब दूसरी फुटेज टोल प्लाजा से मिलती है तो वहाँ से कार का नंबर निकल के सामने आता है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो नंबर था हरियाणा का। सीधा वो सब इंस्पेक्टर हरियाणा पहुंचता है और वहां जाने के बाद जो कार का मालिक होता है उससे कहता है कि तुम्हारी कार से ये अपराध हुआ है। तो वो कहता है साहब मैं अपनी कार को तो काफ़ी समय पहले बेच चुका हूं और मैंने जिसको कार बेची है वो व्यक्ति ज़िला बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील में रहता है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। सब इंस्पेक्टर आकर इंस्पेक्टर धनंजय कुमार मिश्रा से और एसएसपी मुनिराज जी से ये बात कहते हैं कि साहब ये मुझे लीड मिली है। और उसके बाद पुलिस पूरी तैयारी के साथ सिकंदराबाद में जाती है और जिसने कार खरीदी थी उसी लड़के के पास पहुंचती है जिसका नाम होता है जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार से जब उसको पकड़ती है तो फिर एक और नाम सामने आता है जिसका नाम होता है इसराइल, और फिर एक और नाम सामने आता है जिसका नाम होता है दिलशाद। पुलिस जुल्फ़िकार और उसके दोस्त को, दूसरे को वो पकड़ के ले जाती है। तीसरा दोस्त पुलिस की गिरफ्त से भागा हुआ था। अब इन दोनों को लाने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है, उधर जब पुलिस ने लगभग 25 लड़कों से जब पूछताछ की थी इसी मामले में, जो 2 से 10 हुए, 10 से 15, 15 से 20, 30 इस तरह से, उनमें से 2 लड़के ये कह बैठते हैं कि साहब हमने ही इस लड़की को मारकर और दादरी की नहर में फेंक दिया था, हमने इसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस के लिए बहुत आसान काम हो चुका था, पुलिस को बस गिरफ्तार करना था और उनको जेल भेजना था। लेकिन यहाँ पर 2 ईमानदार ऑफिसर जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए शायद उतनी ही कम हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है जो कि मुनिराज आईपीएस ऑफिसर को ना जानता हो, उनके कार्यकलाप को ना जानता हो। वैसे ही धनंजय कुमार मिश्र हैं जो कि फ़िलहाल ज़िला मऊ के सीओ सिटी हैं, और आईपीएस मुनिराज जो कि गाज़ियाबाद के एसएसपी हैं। इन दोनों ऑफिसर के पास जब बात पहुंचती है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिन लोगों ने, जिन लड़कों ने अपनी इस अपराध को स्वीकार कर लिया है, उन्हें लगता है कि अभी कुछ ऐसा बाकी है जो अभी अधूरा है। आखिरकार जुल्फ़िकार को पकड़ के लेकर आते हैं, उसके एक दोस्त को पकड़ के लेकर आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं तो वो अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं और कहते हैं कि साहब हमने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। वारदात क्या थी इससे पहले कि वो उस बात को बताते, तभी जुल्फ़िकार कहता है कि साहब मेरे पास, मेरे खाते में लगभग 3 करोड़ रुपए की रकम है। तो उसमें ऑफिसर पूछते हैं कि 3 करोड़ रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो कहता है कि मेरे पिता की ज़मीन थी, वो उसका मुआवजा मिला है और वो मेरे पास रकम है, आप पैसे लेकर मुझे छोड़ दीजिए। मैंने सुना है कि 2 लड़कों ने अपना जुर्म को स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है। ऑफिसर इस बात को सुनकर हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो किससे बात कर रहे हैं। वो भी ईमानदार ऑफिसर से। एक आईपीएस ऑफिसर
मुनिराज जैसे ऑफिसर से, इंस्पेक्टर, उस टाइम इंस्पेक्टर थे, फ़िलहाल वो डीएसपी हैं धनंजय कुमार मिश्र, वो भी हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। और उसके बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, पुलिस अपने तरीके से जब पूछताछ करती है, तब वो तोते की तरह सच बताना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब 1 जनवरी को नया साल होता है, उनके पास बहुत सारा पैसा था, वो सोच रहे थे कुछ मौज मस्ती की जाए। 1 तारीख को वो पूरे आसपास के इलाके में घूमते हैं और अपने दोस्त यानी कि इसराइल दिलशाद के साथ मिलकर जुल्फ़िकार प्लान बनाता है कि रास्ते में चलेंगे, कोई भी लड़की दिखाई देगी जो सिर्फ पतली होनी चाहिए और खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसी लड़की दिखाई देगी तो उसको हम किडनैप करेंगे, किडनैप करने के बाद उसके साथ गलत काम करेंगे। 1 जनवरी तो ऐसे ही निकल जाता है। 2 जनवरी को वो सिकंदराबाद से भूड़ चौराहे पहुंचते हैं, भूड़ चौराहे से सीधा जाते हैं एमएमआर मॉल होते हुए चांदपुर की तरफ जा रहे थे। और जैसे ही रेनॉल्ट का शोरूम आता है, एक कार का शोरूम आता है, उस कार के शोरूम के पास एक लड़की साइकिल से जा रही थी और उन्हें तुरंत ही ये भांप लेते हैं, लड़की अच्छी है, बैग लटका हुआ है उसके। उस लड़की को 2 लड़के एकदम से भाग के पकड़ने की कोशिश करते हैं और महज 10 मीटर की दूरी पर ही उसका घर था। और जब उसको पकड़कर कार के अंदर खींचते हैं, तभी उसकी साइकिल छूट जाती है, तभी उसका मोबाइल, बैग, चप्पल ये छूट जाता है और उस लड़की को वो अपनी कार में डालते हैं। यहाँ से कार में डालने के बाद सीधा बुलंदशहर की देहात कोतवाली के सामने होते हुए चोला रोड से होते हुए फिर खुर्जा और सिकंदराबाद का एक मार्ग लगता है, उस मार्ग से सीधा चल देते हैं हाईवे की तरफ और बारी बारी से उस लड़की के साथ रेप करना शुरू कर देते हैं। लड़की विरोध करती है तो उसका मुंह दबाकर उसके साथ ये तीनों गाड़ी चल रही थी। अब बारी बारी से कभी जुल्फ़िकार, कभी इज़राइल, कभी दिलशाद, इस तरह से उसके साथ रेप करते चले जाते हैं। और जब इनका ये सिलसिला चल रहा है तो पता ही नहीं चलता है कि कब इन्होंने उसको इतनी मजबूत तरीके से पकड़ा हुआ था कि उसका गला दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब वो पहले तो चिल्ला रही थी, फिर वो शांत हो जाती है, तो शांत होने पर भी उस लड़की का वो रेप कर रहे थे, जबकि लड़की ये कह रही थी कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे मारो मत, मुझे पीटो मत, मेरा गला मत दबाओ। उन्होंने लेकिन उसके साथ वो घिनौनी हरकत करते रहते हैं। लड़की काफ़ी विरोध करने की भी कोशिश करती है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। और ये कम से कम 20-30 किलोमीटर के सफ़र में या 40 किलोमीटर के सफ़र में बारी बारी से गाड़ी धीरे चल रही थी, बलात्कार करते चले जाते हैं। और जब ये टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि जिस लड़की का ये रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, वो तो मर चुकी है, मरी हुई का ही कर रहे हैं। तब जुल्फ़िकार से कहते हैं कि जुल्फ़िकार ये तो मर चुकी है, आप क्या करें। उसने कहा कि गाड़ी को वापस बैक नहीं करते, आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद वो पहुंच जाते हैं दादरी कोतवाली क्षेत्र में, जो कि ज़िला गौतम बुद्ध नगर में लगता है। वहाँ का बील अकबरपुर भोगपुर एक रजवाया है, उस रजवाहे में उस लाश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जिन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे अब्बासी बॉय लिखा हुआ था, यही इनका काल बन जाएगा। और पुलिस इन्हें गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करके ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और जब ये अधिकारियों को पेशकश करते हैं 3 करोड़ रुपए की, तो अधिकारी मुस्कुराते हैं। उसके हिसाब बाद फिर वो अपने तरीके से बात करते हैं। इस घटना को, यानी कि ये 2 जनवरी 2018 की घटना है और आज 29 जून 2022 हो चुका है। मैंने आज उसी ऑफिसर जो कि मऊ के सीओ सिटी हैं धनंजय कुमार मिश्रा से मैंने कहा मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं। जैसे ही ऐसे बोला है एकदम मुस्कुरा दिए और ठीक वैसे ही मुस्कुराए। मैंने कहा कि आज तो आप वैसे ही मुस्कुराए हैं जैसे कि पहले आपको ऑफ़र मिला था। वो कहते हैं कि ईमानदारी की काम करने की कुछ कीमत ही अलग होती है और जो हमने कमाया है वो शायद हर कोई नहीं कमाता। वाकई ये अधिकारी सैल्यूट के हकदार हैं और इनसे ज़्यादा सैल्यूट के हकदार हैं आईपीएस ऑफिसर मुनिराज जी। ऐसे ऑफिसरों को हर तहसील पर, हर ज़िले पर, हर जगह पर होना चाहिए ताकि बेटियों को इंसाफ मिल सके। जब ये घटना कारित होती है तो इस घटना के बाद लड़कियों में दहशत बैठ जाती है, क्योंकि हैरान करने वाली बात यही है कि इन तीनों अपराधियों ने घर से निकले थे कि आज सिर्फ मौज मस्ती करते हैं, लड़की कोई भी मिले उसके साथ बलात्कार जो करना है, खाते हैं पीते हैं, उसके बाद फिर इसका बलात्कार करते हैं। लेकिन पुलिस ने एक एक सबूत को बड़ी बारीकी से इकट्ठा किया और बारीकी से इकट्ठा करने के बाद इसके मामले की चार्जशीट लगाई जाती है और चार्जशीट लगाई जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। और उसके बाद फिर मामला कोर्ट में ट्रायल चलता है और मार्च 2021 को अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट के जो जज हैं राजेश पाल सर, वो इस मामले में अपना फ़ैसला सुनाते हैं। और जब ये फ़ैसला सुनाते हैं तो इस फैसले की गूंज वाकई पूरे प्रदेश में गूंज जाती है। वो कहते हैं कि इन तीनों अपराधियों को, बाद में वो तीसरा अपराधी भी पकड़ा जाता है, जुल्फ़िकार का जो तीसरा साथी होता है, वो कहते हैं इन तीनों अपराधियों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक क्या इनके प्राण ना निकल जाएं। और वो 3 करोड़ रुपए उस लड़के के रखे रह जाते हैं और आज भी वो लोग
जेल में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। लेकिन जब ये जेल चले जाते हैं और उसके बाद 2021 के मार्च के महीने में ये फैसला आता है, तब कहीं जाकर लड़कियों के अंदर एक हिम्मत बनती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और ये आखिरकार ये लड़के जब पकड़े जाते हैं, उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो माँ बाप भी इस फैसले से खुश होते हैं। इस लड़की के परिवार ने भी इस फैसले का स्वागत किया और सबसे ज़्यादा स्वागत होता है IPS ऑफिसर का, और वो उस दौर में इंस्पेक्टर रहे थे धनंजय कुमार मिश्रा का। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। खासकर बेटियों को, जो अगर रात में वो कहीं ट्यूशन पढ़कर आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में घर वालों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बेटी के लिए कम से कम वक्त निकालें और किसी न किसी ज़िम्मेदार सदस्य को उनके साथ भेजें, क्योंकि अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा है। लड़कियां इतनी ज़्यादा सेफ सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि भेड़ियों की कमी नहीं है। इंसानी शक्ल होती है, इंसानी कदकाठी होती है, लेकिन अंदर उनकी एक जानवर होता है। वो कब जाग जाए किसी का कुछ कह नहीं सकते। जाते जाते मैं आपको बताता चलूँ, आज दिलावर हुसैन हैं, इनकी बेटी उन मासूम अख्तर जो कि असम में रहते हैं, इनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इंदौर के कमलेश सिंघानिया हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। और लखनऊ के राखी श्रीवास्तव हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। और साथ ही काशिरपुर की रहने वाली अलफिज़ा, आज इनका भी जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही दिलावर मलिक हैं, जो यूट्यूब पर कमेंट लिखते हैं कि उनकी बेटी लीज़ा, आयरा और उनकी पत्नी साहिबा, इन सब का नाम लिया जाए। ये अपने परिवार के एक एक सदस्य से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिलबहार मलिक जी, आप अपने परिवार के प्रति आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। और यूट्यूब पर जो बहुत ही खूबसूरत कमेंट लिखने वाले हैं, सन्नी कुमार कुशीनगर से हैं, और यूनुस मलिक हैं नेपाल से, मुबारक नेपाल से हैं, और राहुल गौड़ मुंबई से हैं, सत्येंद्र कुमार झारखंड से हैं, गगनदीप सिंह बाराबंकी से हैं, मोहम्मद इकबाल और नीलू परवीन, इन दोनों ने ये कहा था कि हमारा नाम एक साथ लेना है, मोहम्मद इकबाल और नीलू परवीन, ये इनकी वाइफ हैं। रईस मेवात अनुज कुमार बुलंदशहर से हैं। और फेसबुक पर कमेंट करने वाली रितु सिंह रावत, विकास शुक्ला, मोहम्मद हुसैन मुरादाबाद से हैं, राम लखन लोधी इंदौर से हैं, काशीपुर से पंकज पंडित हैं, और आरिफ खान सोनीपत से हैं, कमरू भाई राजस्थान से हैं, प्रदीप आनंद रांची से हैं, ओम प्रकाश बिहार से हैं, पूरन सिंह नेपाल से हैं, पदम सिंह नेपाल से हैं, मोमराज सिंह दिल्ली से हैं। मोमराज भाई, आप बहुत नाराज़ हो रहे थे, प्लीज़ आप नाराज़ मत होइएगा। आप लोगों से ही मैं हूं, और आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग हौसला अफजाई करते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको लेके आऊँ। अगर आप नाराज़ होंगे तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।